लास्ट सेशन में आपने रेपो रेट देख लिया था। रेपो क्या होता है? ठीक है, तो रेपो में एक लिमिट होती है पैसा लेने की। बैंक्स एक हद तक ही, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही पैसा ले सकते हैं। किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई जब बैंक्स को देता है पैसा, काइंड ऑफ जो लोन देता है रेपो रेट से, वो कितना दे सकता है? सिर्फ दे सकता है 0.25% ऑफ बैंक्स एनडीटीएल। एनडीटीएल आपने लास्ट सेशन में देखा था, क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है ना? जो बैंक के पास टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जो ऑन डिमांड हम और आप निकाल सकते हैं, और टाइम लाइबिलिटीज, टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी आरडी वगैरह, जितना डिपॉजिट है बैंक के पास सब मिला के, उसका 0.25%, ठीक है ना, इतना ही पैसा बैंक आरबीआई से मांग सकता है रेपो में। रेपो जनरली शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, एक महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। ठीक है, और उसमें लिमिट होती है कि जितना बैंक का कुल डिपॉजिट है सब मिला के, डिमांड प्लस एफडीआरडी, उसका 0.25% जो अमाउंट होगा वही, उतना ही बैंक ले सकता है। किससे? आरबीआई से। और उतने की ही सिक्योरिटीज जमा करनी पड़ेंगी बैंक को आरबीआई के पास, मतलब आरबीआई सिक्योरिटीज खरीद लेगा उतने की। ये आपको पता है रेपो में ऐसे ही होता है। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है आरबीआई जो है कभी समय समय पे रेपो रेट से ज़्यादा भी पैसा दे सकता है, दे देता है। किसको? बैंक्स को। और ये कितना होता है? अप टू 0.75% ऑफ ओवरऑल एनडीटीएल इन दी बैंकिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पे 0.25% तक दे सकता है जो कुल बैंक के पास डिपॉजिट है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए बैंक के पास डिपॉजिट है कुल 1000 करोड़, ठीक है ना, तो इसका 0.25% निकाल लीजिए, जितना भी आएगा उतना पैसा ही बैंक एक बार में आरबीआई से रेपो के थ्रू शॉर्ट समय के लिए, कुछ दिन, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता ले सकता है। ठीक है, इसमें लिमिट होती है। एक और होता है, कई बार बैंक जो हैं रेपो से ज़्यादा भी 0.75% तक दे सकते हैं, लेकिन इस केस में इंटरेस्ट रेट जो है वो जनरली डिसाइड किया जाता है बिडिंग प्रोसेस से। बिडिंग मतलब ऑक्शन, जानते हो, बोली लगाना। ठीक है ना? मतलब जब बैंक को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और कई सारे बैंक को पैसे चाहिए, और उनको जो पैसा चाहिए वो उन बैंक के टोटल डिपॉजिट्स के 0.25% से ज़्यादा है, मतलब वो रेपो के थ्रू नहीं ले सकते लोन। उस केस में अगर रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स को, तो अगर आरबीआई चाहे तो ऑक्शन करा सकता है। कहता है ठीक है, जिसको जितना पैसा चाहिए वो उतना आए और यहाँ पे बिडिंग करे, कितना इंटरेस्ट तुम दे सकते हो हमको। स्टार्टिंग कहाँ से होगा इंटरेस्ट का? रेपो रेट से। रेपो रेट जितना चल रहा है उतना तो आपको देना है। अब उसके ऊपर जो जितनी बोली लगा पाएगा कि हाँ ठीक है, कोई कहेगा 5.4 चल रहा है, किसी ने कहा 5.5, किसी बैंक ने कहा 5.56, किसी ने कहा 5.60, किसी ने कहा 5.63, आरबीआई ने कहा 5.63, 1 2 3 सोल्ड। ठीक है, तुमको तुम्हारा टोटल जो डिपॉजिट है उसका 0.75% तक मैं दे सकता हूँ। कितने पे दूंगा? 5.60 पे दूंगा। ठीक है ना? रेपो कितना चल रहा था? 5.4 चल रहा था, उससे ज़्यादा रेट पे देना पड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक्स के पास पैसे की प्रॉब्लम होती है और इकोनॉमी में डिमांड भी कम होती है, तो डिमांड को बूस्ट करने के लिए, जैसे कोविड के समय हुआ था, तो उस समय ये एलटीआरओ बहुत न्यूज़ में था। अगर आप लोग ने 2020, 19-20 के पेपर्स पढ़े होंगे, अब तब आप लोग प्रिपरेशन में पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो उस समय न्यूज़ में बहुत आता था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो बैंक्स में मनी डालने के लिए, उनको पैसा देने के लिए एलटीआरओ लाया था आरबीआई, और आरबीआई ने कहा था कि ठीक है, लंबे समय के लिए भी हम आपको दे सकते हैं पैसा, और वो भी 0.75% तक। जनरली रेपो में कुछ दिनों के लिए दिया जाता है, वो भी कितना, जितना आपके पास डिपॉजिट है उसका सिर्फ 0.25% तक। तो उसके लिए एलटीआरओ लाया गया था। अगर बैंक को ज़्यादा पैसा चाहिए तो इंटरेस्ट जो ज़्यादा बोली लगाएगा बैंक,
को आरबीआई पैसा दे देगा, ठीक है। और अगर जो बोली कम लगाएगा उसका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसी को कहा जाता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इसमें लंबे समय के लिए एक फिक्स टर्म लोन दे देता है आरबीआई, किसको? बैंक्स को। यहाँ भी जो है सिक्योरिटीज़ रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटीज़ में थोड़ा बहुत रियायत दे सकता है आरबीआई। ये कह सकता है ठीक है जितने का लोन आपको चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उतने की सिक्योरिटीज़ आप मुझे दें, मतलब मैं आपको खरीदूँ आपसे। हो सकता है थोड़े कम में भी काम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 200 करोड़ का लोन चाहिए, किसको? किसी बैंक को, ठीक है। तो 200 करोड़ की पहले सिक्योरिटीज़ आरबीआई खरीदेगा इससे। उस केस में आरबीआई कह सकता है बैंक का वेलफेयर करने के लिए, अगर एलटीआरओ चल रहा है कि ठीक है 200 करोड़ मत दो, एक काम करो 150 करोड़ तक का ही सिक्योरिटी अपना जमा करो मेरे पास। पैसा मैं तुमको 200 करोड़ ही दूंगा, लेकिन जमा तुम कितना कर दोगे? 150 करोड़। ऐसा भी कभी कभार अगर आरबीआई चाहे तो एलटीआरओ के केस में हो सकता है। लेकिन ये एलटीआरओ जो है ये हमेशा नहीं होता। कभी कभार जब आरबीआई को लगता है कि बैंक के पास पैसे की प्रॉब्लम है, बैंक को लंबे समय के लिए लोन देना चाहिए, तो उस केस में आरबीआई एलटीआरओ का ऑप्शन ओपन करता है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ आरबीआई पे कि वो एलटीआरओ देना चाहता है, नहीं। वरना जो एक मेन टूल होता है जिसका डे टू डे एग्जाम्पल, मतलब लाइफ में एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जो बैंक्स यूज़ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेपो ही है। एलटीआरओ डिपेंड करता है आरबीआई पे कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, ठीक है। ऐसे ही एक आती है फैसिलिटी एमएसएफ, इसके बारे में सुना कभी किसी ने? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है बेटा, बताना चाहोगे कुछ? अभी आपने देखा कि रेपो में 0.25% तक दिया जाता है और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में 0.75% तक पैसा दिया जा सकता है आरबीआई के द्वारा बैंकों को। एक और ऐसी प्रोसीजर लाया गया था 2011 में। इसमें बैंक को बोला गया था कि अगर आपको ओवरनाइट बेसिस पे, ठीक है ना, अचानक से बैंक को ज़रूरत पड़ी पैसे की, क्योंकि अचानक से मान लीजिए फेस्टिव सीजन आ गया, लोगों ने पैसे निकाल लिए और बैंक के पास क्लाइंट खड़ा है लेने के लिए पैसा, और बैंक के पास नहीं है, उसको तुरंत कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा तुरंत एक इमरजेंसी पैसा नहीं चाहिए बैंक को, तो उस केस में वो रेपो पे तो जा ही सकते हैं, लेकिन रेपो में क्या है, एक लिमिटेशन है, कितना? 0.25% का। अब उससे ज़्यादा चाहिए, अब उस केस में आरबीआई से एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं बैंक, क्या इस्तेमाल करके? बाय डिपिंग इनटू, मतलब बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर एसएलआर पोर्टफोलियो अप टू अ लिमिट एट अ पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पेनल्टी रेट आपको याद आया क्या होता है? बताया था मैंने आपको पेनल्टी रेट, बैंक रेट, याद आया? हाँ। तो अब इसमें होता क्या कई बार कि जनरली बैंक्स को अपने पास कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। रिजर्व रेशियो आपको अभी आगे बताऊंगा मैं। कुछ रिजर्व रेशियो होते हैं कैश के रेट में, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मतलब इतना पैसा बैंक को कैश के फॉर्म में अपने पास रिजर्व करना पड़ेगा, खर्च नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ पैसा बैंक के पास होता है एसएलआर के केस में। इसमें क्या होता है, कुछ पैसा कैश होता है, कुछ पैसा गोल्ड के रूप में सकता है, और कुछ होंगे बॉन्ड्स, ठीक है। वो रिजर्व करना होगा। मतलब मान लीजिए अगर ये 4.5% है और ये कितना है, 18%, यही है इस समय, सब मिला के लगभग 22.5% का रिजर्व रेशियो है। तो अब अगर किसी बैंक के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपीस हैं, तो उसका 4%, 4.5% कितना हो गया? 4.5 करोड़। मतलब 4.5 करोड़ कैश जो होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। उसका इस्तेमाल बैंक लेंडिंग पर्पस के लिए नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ पैसा बैंक को और लगभग 18% रिजर्व करना पड़ेगा इसमें से, पर वो पैसा सिर्फ कैश के फॉर्म में नहीं होगा, कुछ तो कैश हो जाएगा, उसके साथ बैंकों के पास जो सोना है एक्स्ट्रा, उस सोने को भी लगभग उतनी ही लागत का सोना रिजर्व करेंगे, और कुछ बॉन्ड्स, बैंकों के पास कई सारे बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि ये बैंक जो है कई बार गवर्नमेंट को लोन देते हैं और गवर्नमेंट इन रिटर्न को क्या देती? कागज, बॉन्ड। तो उतनी ही लागत का कुछ, मतलब मान लीजिए 18% लिखा है, तो मान लीजिए इसमें थोड़ा बहुत सोना, मान लीजिए 2 करोड़ का सोना रख लिया अपने पास, जिसकी मार्केट में कीमत कितनी है? 2 करोड़ है। ऐसे ही मान लीजिए 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स रख लिए, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं,
और कुछ कैश, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए कैश रख लिया, तो ये 5, 6, 7, 8, इस केस में 8 करोड़ रुपए और रिजर्व हो गए। लेकिन ये 8 करोड़ रुपए सिर्फ कैश में नहीं है, इसमें कुछ पैसा सोने वाला है। 2 करोड़ कैश नहीं, 2 करोड़ का सोना है। 5 करोड़ कैश नहीं है, 5 करोड़ के कागज हैं और 1 करोड़ कैश। और यहाँ पे CRR में सीधे सीधे ये कैश है, तो इतना पैसा इनको रिजर्व करना पड़ता है। अब इसके बाद जो बचा उसमें से क्या करते हैं लोग, ट्रेडिंग करते हैं, लोन देते हैं। इसके अलावा बैंक के पास मान लीजिए सब मिला के 50 करोड़ के हैं क्या, बॉन्ड्स। ये मतलब 50 करोड़ के टोटल क्या होंगे, बैंक ने लोन दिया हो गवर्नमेंट को अलग अलग, ठीक है। उसमें से 5 करोड़ के कागज बैंक ने क्या कर लिए, अपने पास रिजर्व कर लिए। ये किस में काउंट करेंगे बेटा, SLR में, ठीक है। अब बाकी जो बचा कितना, 45 करोड़, याद आया। अब इसका इस्तेमाल बैंक करेगा कब, रेपो में, याद आया रेपो। जब बैंक को लोन चाहिए होता है तो RBI कहता है ठीक है पहले उतने क्या दो, मुझे बॉन्ड्स दो, सिक्योरिटी दो, मैं खरीदूंगा तुमसे, बाद में दोबारा आना कुछ समय बाद फिर से खरीद लूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देके तुम्हें खरीदना पड़ेगा, याद आया। यही क्या होता था, रेपो। इसका मतलब जब रेपो के थ्रू लोन लेता है बैंक RBI से, तो जो बॉन्ड जमा करता है अपना, या जो बॉन्ड खरीदता है RBI उनसे, वो बॉन्ड कहां से लेता है, ये बचा हुआ, ये वाला नहीं जो रिजर्व हो गया है। ये भी 5 करोड़ का क्या है, बॉन्ड है, कागज है, लेकिन इस कागज को नहीं देता कौन, बैंक, किसको, RBI को। क्यों, क्योंकि RBI ने क्या रखा है, इसको आपको क्या करना है, रिजर्व करना है, बचा के रखना है। तो बचा हुआ जो 45 करोड़ का बॉन्ड है, इसी कागज को रखवा सकता है बैंक, किसके पास, RBI के पास, और रेपो के थ्रू लोन ले सकता है। लेकिन MSF एक ऐसी फैसिलिटी है जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूं, उसमें इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल भी कर सकता है कौन, बैंक। लेकिन उस केस में क्या होगा, अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो बैंक अपना ये रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं कर पाएगा, और अगर बैंक ये रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं कर पाता है, और जब शाम के समय क्लोजिंग होती है, अकाउंट चेक किया जाता है और रिजर्व रेशियो अगर मेंटेन नहीं है, तो RBI क्या लगाएगा उसके ऊपर, एक पेनल्टी। तो वही पेनल्टी रेट है बेटा, ये याद आ रहा है, ये देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर, पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है बेटा, समझ में आया। RBI कहता है ठीक है तुम्हें पैसा चाहिए तुम दे दो, लेकिन तुमने अपना क्या यूज किया इसके लिए, तुमने इमेक यूज किया किसका, अपने SLR पोर्टफोलियो का। मतलब तुमने वो बॉन्ड्स का भी इस्तेमाल कर लिया, या वो पैसे का भी इस्तेमाल कर लिया, या उन चीजों का भी इस्तेमाल कर लिया जो कहाँ है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी बैंक लोन लेता है किससे, RBI से, वो कैसे होता है, रेपो रेट पे। तो बैंक इस केस में क्या रखते हैं RBI के पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI पास रखते हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी होती है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं, दिस इज इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ SLR। मतलब SLR बिना टच किए, वो बॉन्ड जो SLR में उनको टच नहीं करता बैंक, दूसरे बॉन्ड्स को उठा के देता है, किसको, RBI को, ठीक है। तो बैंक्स cannot keep SLR securities to avail loan from RBI at repo rate। ये लाइन ध्यान रखना, क्या लिखा है, बैंक जो है उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो कि बैंक ने SLR के नाम पर रिजर्व कर रखा है, उन बॉन्ड्स को RBI को नहीं दे सकता जब रेपो के थ्रू RBI लोन देता है, किसको, बैंक को। लेकिन बट अंडर MSF, इस वाले कॉन्सेप्ट में, बैंक्स कैन बोरो मनी दैट इज कैश फ्रॉम RBI बाय यूजिंग देयर SLR रिजर्व। मतलब उन बॉन्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकता है जिसको रिजर्व में रखा गया, किसमें, एज SLR, ठीक है। दिस मीन्स दैट द बैंक्स कैन कीप, अब यहाँ पे एक रेशियो है, द बैंक्स कैन कीप 3% ऑफ द SLR सिक्योरिटीज विद RBI। मतलब जितना भी सिक्योरिटीज किसके पास है, SLR के फॉर्म में बैंक के पास है, जो सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स हैं, उनका लगभग 3% कहां रह सकता है, RBI के पास। तो इस समय SLR कितना है बेटा, 18% है, 3% तक, मतलब 15% तक लाया जा सकता है क्या, SLR। तो 3% को डिप कर सकता है, डिप मतलब कम कर सकता है, लेकिन इस पर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि RBI ने कहा था कि आपको SLR 18% मेंटेन रखना है, आपने 3% कम किया, और इसी 3% को आपने किसको दे दिया, RBI को।
कि भाई रखो एज अ सिक्योरिटी कोलेटरल और मुझे क्या दे दो, एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, तो यही यहाँ पे होता है। एसएलआर जो है इस केस में, एमएसएफ के केस में एसएलआर डिप हो सकता है, नीचे जा सकता है, वो भी कितना जा सकता है, अप टू 3% बिलो द नॉर्मल एसएलआर लिमिट। तो नॉर्मल एसएलआर लिमिट बेटा हर समय पे चेंज होती रहती है, इस समय कितनी है, लगभग 18% है। तो अभी कितना हो सकता है एमएसएफ के अकॉर्डिंग, 15% तक जा सकता है एसएलआर। ठीक है, तो इस केस में 3% तक डिप करके जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा बोरो कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। लेकिन इसमें कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, ये आपका होता है एमएसएफ इक्वल टू रेपो रेट प्लस 0.25%, 0.25%। तो जनरली एमएसएफ होता है बैंक रेट के बराबर, जितना बैंक रेट होता है उतना ही एमएसएफ होता है। और आपको याद आया होगा बैंक रेट जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था हाँ कि कई बार पेनल्टी लगाने के लिए बैंक रेट का भी इस्तेमाल होता है, और जनरली लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए भी बैंक रेट का इस्तेमाल होता है। एक बार फिर से दिखाता हूं आपको बैंक रेट, ये देखिए बैंक रेट है। ठीक है, तो बैंक रेट का इस्तेमाल कब होता है, जब लंबे समय के लिए लोन देना हो। ठीक है, और इसके साथ साथ बैंक रेट का इस्तेमाल अब ये भी होता है फॉर कैलकुलेटिंग पेनल्टी ऑन डिफॉल्ट इन केस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। मतलब अगर बैंक अपना कैश रिजर्व रेशियो या एसएलआर मेंटेन ना कर पाए, तो मेंटेन नहीं कर पाया ना एमएसएफ के केस में, 3% डिप करना पड़ा ना उसे। मेंटेन कितना करना था, 18% पे, 15 पे आ गया, डिप नहीं हो पाया, डिप हो गया, मेंटेन नहीं कर पाया। तो मेंटेन नहीं कर पाया तो उस केस में क्या लगेगा, पेनल्टी लगानी पड़ेगी। तो बैंक रेट का इस्तेमाल होता है पेनल्टी लगाने के लिए भी। तो वही है इस समय एमएसएफ भी। एमएसएफ में क्या होता है कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है, इसको देखिए। तो एमएसएफ इक्वल टू रेपो रेट जो भी चल रहा है प्लस 0.25%। ठीक है, तो इस समय एमएसएफ कितना है, हाँ बैंक रेट के बराबर है। और बैंक रेट कितना है इस समय, 5.65। तो एमएसएफ भी कितना हो जाएगा, 5.65%। और रेपो कितना है, 5.40%। ठीक है, तो देखिए जनरली अगर बैंक को मान लीजिए एक रात के लिए, एक दिन के लिए लोन चाहिए तो वो किससे लेगा बेटा, रेपो के थ्रू लेगा। लेकिन उसमें एक लिमिट है कि कितना ले सकते हो आप, 0.25% तक ही ले सकते हो। अब अगर ज़्यादा चाहिए, अचानक से कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई और ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में बैंक ज़्यादा ले सकता है लोन, किससे, आरबीआई से। ठीक है ना, आरबीआई से लोन ज़्यादा ले सकता है। और इस केस में एक और काम कर सकता है कि अपना एसएलआर का भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक बैंक रेपो के थ्रू लोन लेने के लिए अपने बॉन्ड्स को गिरवी रखता था, किसके पास, आरबीआई के पास। मतलब आरबीआई उनके बॉन्ड को खरीद लेता था और कहता था सुनो इतने दिन बाद आना, दोबारा लेके जाना, अपने रीपरचेज कर लेना इन बॉन्ड्स को इस पर्टिकुलर रेट पे। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा चाहिए वो पैसा, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ रेपो आपको कितना देता है, 0.25%, 0.5 तक चाहिए अगर बैंक को, तो रेपो थ्रू ले नहीं पाओगे तुम। अब इस केस में एमएसएफ काम आएगा और वहां पे डिप किया सकता है, एसएलआर का भी इस्तेमाल कर सकता है अगर चाहे तो, कौन, बैंक। ठीक है, लेकिन अगर करता है तो उस केस में इसको एक पीनल रेट लगेगा। वो पीनल रेट क्या हो जाता है, वही उसी को कहते हैं एमएसएफ या बैंक रेट। ठीक है, तो जनरली देखिए हमेशा बैंक रेट, आपको याद होगा कि बैंक रेट इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। याद आया, बताया था मैंने इक्वेशन, एक क्या इक्वेशन थी ये, कि जो बैंक रेट होता है आपका वो बड़ा होता है किससे, रेपो से, और रेपो बड़ा होता है किससे, रिवर्स रेपो से। याद आया, तो रेपो हमेशा कम क्यों होता है बैंक रेट से, क्योंकि रेपो में सिक्योरिटी भी होती है, किसके पास, आरबीआई के पास। लेकिन जब बैंक रेट के थ्रू लोन देता है लंबे समय के लिए आरबीआई, तो नहीं लेता क्या, सिक्योरिटीज। लेकिन जब एमएसएफ होता है तो अब दोनों चीज होती है, सिक्योरिटी भी लेता है आरबीआई और रेट भी ज्यादा लेता है। समझो इस चीज को, एमएसएफ में सिक्योरिटी भी ले लिया, कहा सुनो एसएलआर भी देना हो दे दो, सिक्योरिटी बिना दिए तुमको नहीं देंगे, लेकिन रेट तुमको ये वाला नहीं ये वाला लेंगे, ज्यादा रेट लेंगे और सिक्योरिटी भी तुमसे ले लेंगे। ये होता है एमएसएफ। समझ पा रहे हो उसे बेटा। सीआरआर देखिए,
इसको मैंने आपको समझाया था, जब मैं आपको मनी सप्लाई समझाया था तो हल्का समझाया था आपको एक चीज मैंने, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, याद आया? मनी क्रिएशन, मनी सप्लाई, एबव मनी क्रिएशन मनी सप्लाई वाली वीडियो दोबारा देखना, तो वहां मैंने एग्जांपल समझाया था कैसे वो h/2 h बना, याद आ रहा है? ठीक है। तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में क्या होता है कि आरबीआई बैंक को कहता है कुछ पैसा आप क्या कर लीजिए, अपना रिजर्व करिए, जो बचा हुआ है उसी को आप लैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपने देखा था कि 20% पैसा रिजर्व करने की बात की गई थी। तो जितना भी बैंक के पास है, मान लीजिए 100 रुपए है, तो 20 रुपए रिजर्व करना पड़ेगा, बचा हुआ 80 रुपए इसको बैंक दे सकता है एज लोन। ठीक है। तो अभी भी समय जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो इस समय है 22.5% की। ठीक है। उसमें से ये है 4.5 वाला, ये क्या है? CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, और इसी साथ नीचे भी आप देखेंगे 18% क्या? SLR। तो इतना पैसा बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है। ये पैसे का इस्तेमाल बैंक हमें आपको लोन देने के लिए नहीं कर सकता बेटा। ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो जो बैंक्स हैं उनको जितना भी कैश मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के साथ, विद आरबीआई। याद आया मैंने कहा था कि बैंक्स का खाता होता है एक, कहाँ? आरबीआई के साथ होता है कि नहीं होता है? सरप्लस भी रख सकते हैं और कुछ मिनिमम पैसा भी रखना पड़ता है। जैसे आप लोग कई बार खोलते हैं अपना अकाउंट, तो उसमें कहते हैं सर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा वरना पेनल्टी लगा देंगे। तो ऐसे ही होता है बैंक के साथ भी, कि बैंक को भी अपना कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। कहाँ पे? वही मिनिमम बैलेंस कितना है यहाँ पर? कैश रिजर्व रेशियो है। ठीक है। कि बैंक का जितना भी एनडीटीएल है उसका 4% कहाँ रखना, 4.5% कहाँ रखना पड़ेगा? आरबीआई में। तो बैंक का जो खाता आरबीआई में है उस खाते में बैंक को इतना पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाया, जैसे आप लोग का भी अकाउंट होता है, पूछना घर में अपने मम्मी पापा से किसी से कि अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता तो बैंक पेनल्टी लगा देता है, करता नहीं करता है? यही काम आरबीआई करता है इनके साथ, इन बैंकों के साथ, कि आपको भी इतना पैसा रखना था हमारे पास, आप नहीं रख पाए। हर रात ये पैसा चेक होता है, अकाउंट जब क्लोज होता है बैंक का डेली, तो ये बैलेंस चेक किया जाता है। अगर वो डिफॉल्ट हो गया, बैलेंस कम हो गया, तो आरबीआई ठीक है तो मेंटेन नहीं कर पाए, पेनल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर। ठीक है। तो जनरली क्यों होता है ऐसा? आरबीआई क्यों पैसा रिजर्व कराता है? मेन रीजन ये होता है कि जो जनता का पैसा है वो थोड़ा बहुत सेफ है। देखिए बैंक जो पैसा किसका दे रहे हैं? जनता का दे रहे हैं। ऐसा ना हो बैंक अंधाधुंध पैसा देना शुरू कर दें, वो पैसा डिफॉल्ट हो जाए, बैड लोन हो जाए, एनपीओ हो जाए। तो कुछ पैसा हमेशा होना चाहिए किसके पास? क्योंकि सारा पैसा अगर लोन पे दे देंगे तो जनता और हम और आप जब पैसा लेने जाएंगे अपना बैंक, तो बैंक के पास कुछ बचेगा ही नहीं। बैंक तो ग्रीडी है ना, उसका मेन काम क्या है? कमर्शियल बैंक है ना, मेन काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो सारा उठा के पैसा दे देगा लोन में, और जब हम और आप जाएंगे हमें पैसा चाहिए, कहेगा है नहीं, लोन दे दिया, अब दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए पैसा यहाँ पर रिजर्व कराया जाता है आरबीआई द्वारा। तो एक बेटा आरबीआई का एक एक्ट है, उसे कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। इसी कानून के थ्रू आरबीआई का गठन हुआ था, आरबीआई बनाई गई थी। आरबीआई एक वैधानिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको इसी स्टैट्यूट, इसी एक्ट, अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। इस एक्ट में कई सारे सेक्शंस हैं अलग अलग। इसमें एक है सेक्शन 42 क्लॉज नंबर 1। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक मतलब बेटा, हाँ, ये जितने भी बैंक आप देखते हैं जिनका मेन काम क्या है? लोन देना, पैसा कमाना, प्रॉफिट मेकिंग बैंक हैं ये। ठीक है ना। चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, एसबीआई, पीएनबी, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक हैं। और अगर इनका नाम, संविधान में शेड्यूल्स होते हैं, अनुसूचियां, वैसे आरबीआई के इस कानून में कई सारे शेड्यूल्स हैं। उसमें अगर शेड्यूल के अंदर बैंक का नाम है तो उस बैंक को हम क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड बैंक। और अगर वो बैंक कमर्शियल बैंक है तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जिनका नाम आरबीआई की लिस्ट में आता है, उन बैंक्स को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। क्यों? टू सिक्योर दी मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री, आरबीआई इज ऑथोराइज्ड टू प्रिस्क्राइब सीआरआर फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू।
इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जितना भी चाहे पैसा रिजर्व करा सकता है कौन? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई देश का मॉनेटरी अथॉरिटी है। पैसे संबंधित सारा अधिकार, सारा जुरिडिक्शन किसके हाथ में है? इस समय सीआरआर कितना चल रहा है? सितंबर का डेटा अगर आप देखें अभी चल रहा है 4.5। अब इसको जब भी एग्जाम देना आप लोग तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, गूगल मत करना, क्योंकि जब तुम गूगल करते हो तो दिक्कत क्या होती है बेटा कि जो जो वेबसाइट फिर लिखा होता है आर्टिकल, वो सारी वेबसाइट खुल के आ जाती। हो सकता है वो आर्टिकल 6 महीने पहले लिखा गया हो, और क्योंकि इसकी पेज रैंक अच्छी तो ऊपर आ जाएगा और तुम वही डेटा समझ लोगे। हो सकता है वो डेटा 6 महीने पहले का था। तो अभी भी जगह पे चेक करेंगे ना तो कई कई जगह वेबसाइट से गूगल आप करेंगे, सीआरआर, एसएलआर या रेपो, कुछ भी डेटा पुराना दिखा रहे हैं, क्योंकि हर जगह आर्टिकल में अपडेट नहीं किया गया है। तो कभी भी आपको चेक करना हो रेपो क्या है, रिवर्स रेपो कितना है, बैंक रेट कितना है, एमएसएफ कितना है, सीआरआर कितना है, एसआरआर कितना, कहाँ जाओगे? आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाओगे और कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि वहां डेली बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं सामने सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा भी वहां से लिया गया है, अभी एक्यूरेट है, लेकिन जब भी आप लोग एग्जाम दें तो चेक कर लें उस समय रेट क्या चल रहा है। तो यही जो कानून है इसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। इसी के एक सेक्शन 42 क्लॉज 1 में ये पावर दी गई है आरबीआई को कि आरबीआई इन बैंकों से उनका पैसा रिजर्व करा सकता है एज कैश रिजर्व रेशियो अपने पास, अपने अकाउंट में, और इस रिजर्व बैलेंस का कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जितना आरबीआई चाहे उतना पैसा रिजर्व करवा सकता है। ठीक, तो यही सीआरआर इस समय कितना है? 4.5। एक है आपका एसएलआर, इसको देखिए, इसमें भी क्या होता है, कुछ पैसा और कुछ एसेट्स रिजर्व करने पड़ते हैं। एसेट्स मतलब गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए और मनी भी हो गया, कैश भी हो गया। ये पैसा बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है अपने साथ, अपने पास। एसएलआर आरबीआई के पास मेंटेन नहीं होता है। मान लीजिए मैं एक बैंक हूं आईसीआईसीआई, तो मैं अपना सीआरआर कहाँ रखूंगा, कैश रिजर्व रेशियो, अपने खाते में जो कहाँ पर है? आरबीआई में, तो आरबीआई के पास मेंटेन रहेगा। एसएलआर मतलब कुछ पैसा, कुछ गोल्ड और कुछ बॉन्ड्स मैं अपने ही ब्रांच में, अपने यहाँ साइड रखूंगा। समझ रहे हो? ये आरबीआई के पास नहीं रहेगा, ये मेरे पास, पर मैं साइड रखूंगा। ठीक है, तो मेंटेन विद द बैंक्स ऑन डेली बेसिस इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड, गोल्ड एंड कैश। और कितना मेंटेन करना पड़ेगा? विद रिस्पेक्ट टू देयर एनडीटीएल, जितना भी एनडीटीएल हमारे पास है, मतलब जितना डिमांड डिपॉजिट है और जितना टर्म डिपॉजिट है, टर्म लाइबिलिटी मतलब एफडीआरडी, उसका कुछ परसेंटेज, उसी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? एसएलआर। तो ये एसएलआर इस समय कितना है? 18% है। ठीक है, तो अब इसके बारे में कहाँ लिखा है, कौन से कानून में, ये भी पता होना चाहिए कि किस कानून में ताकत दी गई है आरबीआई को कि वो बैंकों से उन्हीं के पास कुछ पैसा, कुछ गोल्ड और कुछ बॉन्ड्स रिजर्व करवा सकता है। तो दीज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसएलआर एज पर, ये कानून का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये कानून बेटा बनाया गया था आज़ादी के बाद, और आरबीआई एक्ट 1934 है वो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, वो आज़ादी के पहले का नियम। ठीक है ना, तो सीआरआर जो मेंटेन किया जाता है, जो आरबीआई अपने पास रखवाता है पैसा, वो एज पर आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके अंदर ये प्रावधान है, प्रोविजन है। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके अंदर ये प्रोविजन है, प्रावधान है कि बैंकों को अपना कुछ पैसा, कुछ गोल्ड और कुछ बॉन्ड अपने पास रिजर्व रखना होगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट होती है एसएलआर की, पर सीआरआर की कोई भी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी एसएलआर की है बेटा? 40%। इससे ऊपर आरबीआई नहीं बोल सकता बैंकों को। मतलब 40% मतलब ये है कि बैंक लगभग इतना कैश, गोल्ड और बॉन्ड्स अपने पास रिजर्व करें। 40% ज्यादा कभी भी करवा नहीं पाएगा कौन? आरबीआई। ठीक है, सीआरआर की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी मिनिमम वैल्यू, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है बेटा, एसएलआर की है। तो इस समय एसएलआर कितना है? एज ऑन दिस मंथ सितंबर
22 18% है, ठीक है। तो ये भी वेरी करता है, देखते रहना। तो इस समय 18% ये है और 4.5% वो है CRR, तो टोटल मिला के 22.5% ये है आपका रिजर्व रेशियो, कंप्लीट रिजर्व रेशियो, CRR प्लस SLR। क्या जरूरत पड़ती है इनकी, क्यों रिजर्व करवाया जाता है? तो नीड ऑफ CRR SLR ये देखिए, समझ में आ रहा है? देखिए CRR या SLR, इसका मेन मकसद ये होता है कि जो जनता का, मेरा, आपका, हमारा, सबका जो पैसा है बैंकों में, वो क्या रहे, सिक्योर रहे, सेफ रहे, ठीक है। टू मेक द पब्लिक डिपॉजिट सेफ एंड लिक्विड एंड एनेबल RBI टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स कैन क्रिएट। सारा पैसा उठा के बैंक दे देगा किसको, लोन में। तो जब हमें लिक्विडिटी जरूरत पड़ेगी, कैश चाहिए, हम जाएंगे, हमको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ RBI कंट्रोल कर पाता है क्या, अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स कैन क्रिएट। याद है मनी क्रिएशन, मैंने बताया था बैंक्स मनी क्रिएट करना जानते हैं। एक होता है M0 हाई पावर्ड मनी, ये वो लाइबिलिटी है जो RBI देगा, और एक कुछ पैसा है जो बैंक्स खुद बना सकते हैं बाय फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। याद आया? क्योंकि बैंक के पास क्या है, जो पैसा होता है, RBI कहता है 20% रखो अपने पास, 80% तक क्या कर दो, लैंड कर दो। तो जिसके पास आपने लैंड किया, वो जिसके पास पैसा आया, वो 80% का चाहे तो अपने पास पूरा रख ले, कुछ पैसा कहाँ जमा कर दे, बैंक में। बैंक के पास फिर पैसा आ गया, बैंक फिर इसका 20% रख लेगा और 80% फिर से किसी और को दे देगा। तो इससे पैसा क्रिएट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट हो रहा है। अब अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो मनी क्रिएशन वाली जो वीडियो थी मेरी, वो आप देखिएगा जाके, उसमें एग्जाम्पल के साथ, बैलेंस शीट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे पैसा क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो पैसा कौन क्रिएट कर रहा है, बैंक। अगर बैंक ज़्यादा पैसा क्रिएट कर रहा है, बैंक पैसा क्रिएट कब करता है, लोन दे देकर, लोन दे देकर पैसा क्रिएट करता है। इसकी टोपी उसके सर करता है, इसका पैसा उसका, उसका पैसा उसका, उसका पैसा इसका। तो ऐसे बैंक पैसा बना देते हैं। अगर बैंक ज्यादा मनी क्रिएट कर देंगे, मतलब मार्केट में क्या ज्यादा आ जाएगा, लिक्विडिटी, परचेजिंग पावर, डिमांड, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए RBI क्या करता है, इन बैंक से कहता है तुमको पैसा क्रिएट करने नहीं देंगे, मतलब तुम्हारा रिजर्व मनी बढ़ा देंगे, मतलब तुमको ज्यादा पैसा रिजर्व करना पड़ेगा, तो कम दे पाओगे पैसा, तो कम पैसा बना पाओगे, तो कम लिक्विडिटी होगी मार्केट में, तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि डिमांड कम होगी। डिमांड कम क्यों होगी, क्योंकि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कम जाएगी। समझ में आ रहा है ना चीजें। और एक इसलिए भी करता है रिजर्व, ताकि जब हम और आप कौन है, खाता धारक है हम लोग, अकाउंट होल्डर्स हैं। जब भी हम लोग बैंक में जाएं और पैसा मांगे कि दे दो हमको अपना पैसा, हम निकाल पाए कम से कम। ऐसा ना हो बैंक बताए कि नहीं कल आना, सारा पैसा विजय माले लेके गया है, जो कि मिलना तो है नहीं वापस, ठीक है। अगर CRR और SLR को हटा दिया जाए, अगर बैंक RBI ये प्रोविजन हटा देकर नहीं, जितना सब अपने पास रखो और सब लैंड करना शुरू कर दो, तो उस केस में क्या होगा, बैंक क्या चाहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि बैंक कहते हैं कॉमर्शियल बैंक है, इनका मेन काम क्या है, अपना सपना मनी मनी। तो बैंक क्या करेंगे इस केस में, बैंक्स विल लैंड मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स। जितना भी पैसा बैंक के पास है सब बैंक उसको लैंड करना चाहेगा, लोन देना चाहेगा। एंड इफ अचानक से मान लीजिए फेस्टिवल सीजन आया, लोग ATM से पैसा निकालना शुरू कर दिए, बैंक जगह पैसा निकालना शुरू कर दिए, तो अब बैंक के पास पैसा रहेगा ही नहीं लोगों को देने के लिए, क्योंकि सारा पैसा बैंक ने किसको दे रखा है, एज लोन। बैंक के पास रिजर्व है ही नहीं लोगों को देने के लिए, तो इसीलिए कुछ पैसा बैंक अपने पास रिजर्व रखता है। और ये कौन कहता, कहने के लिए, रखने के लिए RBI कहता है कि रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसा आपका नहीं है, पैसा जनता का है, उनके लिए रखना है आपको। एक बात ध्यान रखना हमेशा, सारे के सारे कमर्शियल बैंक, सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक, चाहे वो RBI के शेड्यूल में आते हों या ना आते हों, वो सारे के सारे बैंक जो हैं उन सबको CRR और SLR मेंटेन करना पड़ता है। अब दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक मतलब जिनका नाम RBI के एक्ट में, कानून में आता है, उनको हम शेड्यूल्ड बैंक्स कहेंगे, ठीक है। जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको जो CRR रखना पड़ता है अपने पास, ठीक है ना,
वो CRR कौन गवर्न करता है? RBI एक्ट 1934। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जिनका नाम RBI की लिस्ट में नहीं आता, उनको भी CRR रखना पड़ता है। लेकिन इस केस में CRR कौन गवर्न कर रहा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अलग कानून है। अलग कानून उनके लिए इस्तेमाल होगा उन बैंक्स के लिए जिन बैंक का नाम RBI की लिस्ट में, शेड्यूल में नहीं आता। ठीक है ना? ऐसे ही जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, ये वाला, इसका सेक्शन 24, इट गवर्न्स द मेंटेनेंस ऑफ SLR फॉर ऑल बैंक्स, whether scheduled banks or non-scheduled banks or commercial banks or cooperative बैंक। क्या समझे इसका मतलब? जो दो रिजर्व रेशियो है, एक क्या है CRR और एक क्या है SLR। अगर बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक मतलब उसका नाम लिस्ट में है RBI के, तो जो उसको CRR अपने पास नहीं RBI पास मेंटेन करना है, वो किस लॉ से गवर्न किया जाता है? RBI एक्ट 1934। और अगर उस बैंक का नाम शेड्यूल्ड में नहीं है, अगर वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, तो उस केस में जो CRR रखना पड़ता है उसको, वो कौन गवर्न करता है? कौन सा कानून? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। ठीक। इसके अलावा चाहे जितने भी बैंक अब हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड हो, नॉन शेड्यूल्ड हो, कमर्शियल हो, कोऑपरेटिव, जैसे भी हो, SLR मेंटेन करने के लिए एक ही नियम है। कौन सा नियम है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो अभी आपने ऊपर देखा था, ये वाला, आपने देखा था कि CRR मेंटेन कौन कराता है? RBI एक्ट 1934। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन कराता है? SLR कराता है। SLR, तो SLR किसी भी बैंक का हो, चाहे वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक हो, चाहे वो बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो, SLR विल बी मेंटेन्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो CRR मेंटेन होता है किस लॉ से? RBI एक्ट 1934। लेकिन उस केस में जब वो बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक हो, और अगर वो बैंक नॉन शेड्यूल्ड हो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके साथ साथ SLR जो मेंटेन होता है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से होता है। समझ पा रहे हो? यही रखा जाता है एज बॉन्ड इन बॉन्ड्स को किसके पास? जब रेपो के थ्रू लोन लिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जनरली सिक्योरिटीज जो बेटा होती है दो प्रकार की होती है। अभी आगे मैं आपको सिक्योरिटीज वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसमें इक्विटी भी आती है जिसको हम शेयर्स कहते हैं, और उसमें बॉन्ड भी आता है, जो बॉन्ड, ये डेब्ट, लोन जिसको कहते हैं। गवर्नमेंट कभी भी इक्विटी नहीं देती, शेयर होल्डिंग नहीं कहती गवर्नमेंट की, हाँ पैसा लगाओ और हमारे विभाग में शेयर होल्डर बन जाओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग नियम बनेगा। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या देती है बेटा? बॉन्ड इशू करती है, लोन के नाम पे पैसा देती है, उसके लिए कागज देती है। बेटा जब किसी बैंक को लॉस होना शुरू हो जाए, ठीक है, और उस केस में जो लोगों का पैसा वहां लगा हुआ है वो नुकसान होना शुरू हो जाए, बैंक बार बार बैलेंस शीट पे डिफॉल्ट करना शुरू कर जाए, तो उस केस में बैंक को रिकैपिटलाइज करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो बैंक में पैसा लगाए, कौन? गवर्नमेंट, क्योंकि बैंक अगर सरकारी बैंक है तो किसके अंडर में आएगा? गवर्नमेंट के अंदर में आएगा। तो अगर बैंक नुकसान में जा रहा तो उसको वापस खड़ा करने पैसा कौन डालेगा उसके अंदर? गवर्नमेंट डालेगा। लेकिन अगर वो सरकारी बैंक नहीं, कैसा बैंक है? प्राइवेट बैंक है, तो अब जिन लोगों का है वो डालेंगे। लेकिन अगर बैंक डिफॉल्ट करना शुरू कर दे बार बार, जिससे लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाए, तो उस केस में एक या दो बैंक को मिलाकर मर्ज करके एक किया जा सकता है, जिससे क्या हो? एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कम हो जाएंगे और एक बैंक की रेपुटेशन जिसकी अच्छी है उसके नाम पे दूसरा भी चल जाएगा। मान लीजिए एक बैंक का रेपुटेशन डाउन है, एक का अच्छा है, आपने उसको मर्ज कर दिया और किसी और बैंक के साथ, जो बैंक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब उसके दम पे ये बैंक भी सही हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। बेटा वो DICGC होता है, डायरेक्टर जनरल होता है इंश्योरेंस वाला, कि इतना पैसा जो हमारा जमा होता है बैंक में, अगर आपका कभी नुकसान हुआ तो कुछ पैसा आपका इंश्योर्ड होता है कि अप टू 5 लाख पैसा, हाँ टोटल नहीं होता, अप टू,
अब किसी का 1 करोड़ जमा करना 1 करोड़ दे दो, इतना नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो कुछ पैसा हमेशा इंश्योरेंस में होता है, ठीक है, ताकि अगर आपका पैसा फंस जाए बैंक में, क्योंकि बैंक अगर डूब रहा है तो एटलीस्ट कुछ पैसा आपको जरूर मिल पाए, आपका टोटल पैसा नुकसान ना हो जाए, तो वहां पे कुछ पैसे का इंश्योरेंस होता है बेटा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये आपके जनरली बॉन्ड्स होते हैं। जब भी बॉन्ड मतलब एक एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, एक अरेंजमेंट है। जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक कागज जारी करती है, एक बॉन्ड जारी करती है, एक एग्रीमेंट करती है, और उसमें जो पैसा चाहिए होता है पैसा मेंशन कर देती है, ठीक है। अब इसको आरबीआई ऑक्शन करवाती है, आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को बिकवाती है। अलग अलग लोग आते हैं लेने के लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। जनरली बैंक्स आते हैं, ठीक है, वो लोग आते हैं जिनको आरबीआई ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, मान्यता दे रखी है, हाँ आप लोग आ सकते हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी डीलर्स। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, जैसे गोल्डमैन वगैरह, ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं उनको बुलाया जाता है कि आप आइए, आप गवर्नमेंट के अगर बॉन्ड्स लेना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें तो आप करिए। तो आरबीआई जिन जिन बैंकों को बुलाता है वो भी आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आते हैं। और उसके साथ साथ अब पिछली ही बार मोदी जी ने इसको ओपन कर दिया है इंडिविजुअल्स के लिए भी, रिटेल मार्केट, इंडिविजुअल भी अपने अकॉर्डिंग जितना पैसा लगाना चाहें पैसा लगा सकते हैं, किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी मार्केट में, मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट जारी करता है। वो डॉक्यूमेंट कैसा होता है, ट्रेडेबल होता है। ट्रेडेबल मतलब इसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, वो आपसे खरीद सकता है। जिसके भी पास ये डॉक्यूमेंट होगा, और जब ये डॉक्यूमेंट मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर मतलब जितने समय के लिए बॉन्ड लिया गया है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, जितने के लिए भी है, तो गवर्नमेंट मैच्योर होने के बाद क्या देगी, उस पैसे वापस करेगी, ठीक है। बैंक्स चाहे सेंट्रल बैंक हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट बैंक हो, दोनों के दोनों ही इस तरह के बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। जनरली बेटा इन पे कोई रिस्क नहीं होती, क्यों, क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है। सरकार कहाँ भागने वाली है, कहीं नहीं जाएगी। पार्टी से सरकार नहीं होती है। आज बीजेपी की सरकार है तो वो भारत सरकार, कल को कांग्रेस बन जाएगी तो वो भारत सरकार होगी। लोन किसने लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होगा, अभी बीजेपी तो वो लोन भर रही है, वो देगी, कल को कोई और आ जाएगा तो वो देगा। तो गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली, गवर्नमेंट सिक्योर है। तो इसीलिए इसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है गिल्ट एज सिक्योरिटीज। ऐसी सिक्योरिटीज जिसमें रिटर्न कम होता है, मतलब इंटरेस्ट कम मिलता है, फायदा कम मिलता है, लेकिन ये श्योर शॉर्ट होता है, पैसा डूबता नहीं है इसमें, सरकार आपको वादे के अनुसार उतना पैसा दे देती है, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटीज ही जारी करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटीज क्या होती हैं। सिक्योरिटीज यही कागज होते हैं, जब पैसा चाहिए होता है तो या तो शेयर दिया जाता है। देखिए, मुझे एक कंपनी खोलनी है, ऐसे समझो शॉर्ट में, अभी मुझे एक कंपनी खोलनी है, मेरे पास आइडिया है, कुछ पैसा मेरे पास है। अब कुछ पैसा मुझे चाहिए, दो तरीके हैं, या तो मैं किसी बैंक से लोन ले लूं और उसको पर मंथ इंटरेस्ट चुकाता रहूं और प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दूं, लोन, ये हो गया बॉन्ड। या मैं किसी व्यक्ति से पैसा ले लूं और उससे कहूं कि काम करिए, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, जितना पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने का मैं आपको अपने कंपनी में शेयर होल्डर बना दूंगा। मेरी कंपनी का फायदा आपका फायदा, मेरी कंपनी में नुकसान भी तो आपका नुकसान, मतलब आप मेरी कंपनी में उतने परसेंट के मालिक बन जाएंगे, 10%, 20%, 30%, ठीक है। तो जब कैपिटल चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो दो तरीकों से दिया जाता है। एक लोन लेकर, उसको आप बॉन्ड मान सकते हैं, और एक शेयर देकर, उसे हम कहते हैं इक्विटी। इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनता है, सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटी देती है, डेब्ट मतलब बॉन्ड, लोन लेती, गवर्नमेंट कभी इक्विटी नहीं देती। इक्विटी मतलब शेयर, कहाँ किसमें शेयर दे देगी, गवर्नमेंट कभी शेयर नहीं देती, इसलिए सीधे कहती लोन चाहिए हमको, ये लो बॉन्ड। डेब्ट मतलब उधार, उधार, लोन, ठीक, बॉन्ड। अब गवर्नमेंट को जब भी ऐसे लोन चाहिए होता है तो गवर्नमेंट जो है ऑक्शंस करवाती है। ऑक्शंस कौन करवाता है, आरबीआई। ऑक्शन समझते हो ना, जहां बिडिंग बोली लगती है, ठीक है ना।
ऑक्शंस बेटा कहाँ होते हैं, ये किसी घर में नहीं होते हैं। ऑक्शंस के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नाम सुना होगा आपने, ई कुबेर, ठीक है ना। तो ऑक्शंस आर कंडक्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर नाम है। कुबेर क्या होता है, कुबेर हैं लॉर्ड ऑफ द वेल्थ कहा जाता है, कभी किसी को मिल जाए पकड़ लेना अपने पास, ठीक है ना। ई कुबेर, ई कुबेर को बोला गया है द कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई ने इसको नाम दिया ई कुबेर, कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म। आरबीआई यहीं पे सारे जो जब भी गवर्नमेंट को चाहिए होता है पैसा, ठीक है, तो बॉन्ड्स बनवा बनवा के इन्हीं बॉन्ड्स को यहाँ पे आरबीआई ऑक्शन करवाती है और कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं। कौन कौन लोग आता है, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, यही सारे बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी हो, क्योंकि इनको अपने पास रखना भी पड़ता है, बॉन्ड बॉन्ड लेना इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि इनको अपने पास, याद करिए, एसएलआर मेंटेन करना है। अब वो एसएलआर कैसा है, हाँ हाँ, कुछ तो बॉन्ड भी होंगे ना उसमें। और जब भी ऐसे बैंक को कभी रेपो के थ्रू लोन चाहिए होगा तो क्या देना पड़ेगा इसको, बॉन्ड, मतलब बॉन्ड रखना है उसको अपने पास, मतलब बॉन्ड खरीदना भी पड़ेगा, मतलब ऑक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जाते हैं, बाकी के जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो जाते हैं, बाकी के प्राइमरी डीलर्स हैं वो जाते हैं। प्राइमरी डीलर मतलब किसी को भी अगर आरबीआई नोटिफाई करता है कि आप हमारे मुख्य डीलर हैं, प्राइमरी डीलर हैं, आप जरूर आएंगे। जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं, चाहे फॉरेनर्स हो यहाँ के हों, उनको इन्वाइट करता है आरबीआई, कहता है आइए आप भी इन्वेस्ट करिए अगर करना चाहते हैं तो। ऐसी कई बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, प्रोविडेंट फंड वाली कंपनीज होती हैं, ये सब भी यहाँ पे आते हैं। फॉरेनर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं चाहे तो, एफपीआई इसको कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ के शेयर्स में, कंपनीज के शेयर में या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को बाहर बैठे लोग भी उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपने एफडीआई सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए होता है। यहाँ जनरली ये वोलेटाइल पैसा होता है, कुछ समय के लिए मनी मेकिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बड़े लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो विदेश में बैठे बैठे हमारे देश में अलग अलग गवर्नमेंट के बॉन्ड से पैसा डाल देते हैं ताकि बाद में इनको रिटर्न मिल के पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, या हमारे यहाँ किसी कंपनी के बेटा शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद पैसा निकाल के वापस बेच देते हैं, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ डालना शुरू कर देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता ये। और इसी के साथ साथ इंडिविजुअल, मतलब हम आप भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मार्केट में, हम लोग भी खरीद सकते हैं, पैसा जितना भी हमारे पास उस रेशियो में मिनिमम अमाउंट से स्टार्टिंग होती है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, रिटेल लोग मतलब इंडिविजुअल पहले परफॉर्म, मतलब पहले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इसमें। पिछले साल से 2020 के लास्ट में मोदी जी ने ये चीज़ ओपन करवाई कि जो रिटेलर्स हैं, मतलब इंडिविजुअल लोग हैं, वो भी सिर्फ बड़े बड़े बैंक और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं, बाकी के लोग भी पैसा कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। नेक्स्ट देखिए, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये भी तरीका है किसको मैनेज करने का बेटा, लिक्विडिटी को। पैसा मार्केट में कितना है, अगर पैसा ज़्यादा है तो बैंक ज़्यादा पैसा दे देंगे, मनी क्रेडिट ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ तरीकों से, जैसे आपने देखा था रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, इससे बैंक्स पे कंट्रोल कर सकता था कौन, आरबीआई, उनके पैसे को रिजर्व करके, उनके ऊपर लिमिट लगा के, इंटरेस्ट बढ़ा के। ऐसी तरीका और है, इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इससे भी आरबीआई इन्फ्लेशन वगैरह को, मुद्रास्फीति को कम ज़्यादा कर सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे करती क्या है आरबीआई, सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इन ओपन मार्केट टू द बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड ओएमओ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि खुद ही आरबीआई कहता है कि हम कुछ बॉन्ड्स बेचने वाले हैं, किसी को खरीदना तो आ जाएगी, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप बैंक हैं, हमारे पास बॉन्ड है, आपको चाहिए तो आप आइए। कभी ऐसे कहता है, फिर कभी आरबीआई अनाउंस करता है कि हमारे पास पैसा है, हम बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं, जिसके पास बॉन्ड हो आइए, ज़बरदस्ती नहीं है, हम पैसा देने को तैयार हैं, बॉन्ड खरीदने को तैयार हैं। अगर आप बॉन्ड हमें बेचना चाहते हैं तो आइए। तो अब बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं,
अगर बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक अपना बॉन्ड किसको दे देते हैं, आरबीआई को। और कभी अगर बॉन्ड बेचने आई है कौन, आरबीआई, और बैंक को लगता है कि अभी हमारे पास बॉन्ड्स कमी है, बॉन्ड होने चाहिए हमारे पास, कभी कल को रेपो के थ्रू लोन चाहिए हो या एसएलआर मेंटेन करना हो तो हमारे पास हो, तो बैंक परचेज करने पहुंच जाता है, कहता है हाँ हमारे पास पैसा है, पैसा हमसे लीजिए, अब क्या दे दीजिए, बॉन्ड दे दीजिए। तो ये काम ओपनली होता है बिना किसी दबाव के, इसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखिए क्या होता है इसमें, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो मार्केट से पैसा को निकालने के लिए, बाहर स्टक आउट करने के लिए, कि पैसे को खींच ले बाहर, कौन, आरबीआई। क्या करता है आरबीआई, सिक्योरिटीज बेचता है, अपने पास जो बॉन्ड होते हैं वो ले आते, खरीदना किसी को, तो मान लीजिए अब 5-6 बैंक भाग आए, हाँ हमें खरीदना है, मैं हूँ आरबीआई, मैंने कहा ठीक है ये रहे बॉन्ड, आपको लेना है, आपने कहा हाँ ये ले लीजिए, मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लाइए, 2 करोड़ का बॉन्ड है, मैंने आपसे क्या ले लिया, 2 करोड़ रुपए, आपको क्या दे दिया, 2 करोड़ रुपए का एक कागज दे दिया, बॉन्ड। आपके पास अभी भी 2 करोड़ का एसेट है, लेकिन किस फॉर्म में है, बॉन्ड, कागज की फॉर्म में। कल कोई कस्टमर लोन लेने आएगा तो क्या तुम कागज दे दोगे उसको, क्या देना था, पैसा, वो तो मैंने ले लिया आपसे, इसका मतलब मैंने कि मनी सप्लाई कम कर दी, अब आप लोन कम दे पाओगे, तो लोगों तक पैसा कम पहुंचेगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। यही काम करता है आरबीआई। और अगर इसका उल्टा हो, मार्केट में मंदी है, बैंकों पर पैसा कम है, लोन आराम से मिल नहीं पा रहा है, और आरबीआई चाहता है लोगों तक पैसा पहुंचे, समझ में आया, क्योंकि बेटा अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी ना, देश का जीडीपी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम डिमांड नहीं कर पाएंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंपनियां चलेंगी कैसे, और जब कंपनियां नहीं चल पाएंगी तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनकी तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, उनको फायर कर दिया जाएगा, उत्पादन कुछ हो नहीं पाएगा, ग्रोथ देश की जीडीपी डाउन हो जाएगी। तो ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करने के लिए आरबीआई कई बार कहती है ठीक है हमारे पास पैसा है, आप हमसे पैसा लीजिए और अपना बॉन्ड हमको दीजिए, तो रिवर्स प्रोसेस करती है। यहाँ पे आरबीआई आती, बॉन्ड को खरीद के अपने साथ पैसा लेके आती, कहती आइए आप लोग, बॉन्ड है आपके पास, आप कहेंगे हाँ कैश लीजिए, क्या दीजिए हमको, बॉन्ड, क्या आ गया आपके पास, लिक्विडिटी आ गई, कैश आ गया, अब आप क्या देंगे, लोन, मनी क्रिएशन होना शुरू होगा, तब तक पैसा पहुंचेगा लोन के थ्रू, जैसे भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो बहुत डाउन हो गया था मंदी, ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा इन्फ्लेशन फिर आरबीआई पहुंच जाएगा, अब क्या लेके आएगा, बॉन्ड है मेरे पास, पैसा दो, बॉन्ड लो, पैसा ले लिया, कागज़ दे दिया, ऐसे मेंटेन करता है बेटा। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए। अच्छा ये काम भी कहाँ होता है, ऑनलाइन होता है, उसी प्लेटफॉर्म पे, क्या नाम है उसका, इकोवेल, ठीक है ना, पूरी बॉन्ड की ऑप्शन यहीं पे होते हैं। अब इसे एग्जांपल देखिए, बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता, एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, एक बैंक है, ठीक है, और ये बैंक की एक बैलेंस शीट है अलॉन्ग विद ओएमओ। मान लीजिए बैंक के पास जो टोटल एसेट्स हैं, पैसा मान लीजिए वो कितना है, लगभग 100 रुपये का स्टार्टिंग में, और अभी तक कोई भी आरबीआई ने ओएमओ नहीं करवाया, मतलब कोई भी बॉन्ड वगैरह खरीदा या परचेज एक्स्ट्रा नहीं किया है, और इस समय बैंक के पास कितना एसेट है, 100, और मान लीजिए 100 रुपये हैं फुल कैश में, लेट्स एज्यूम ऐसा है, मान लीजिए, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि इस बैंक के पास क्या आ जाए, 20 रुपये का एक बॉन्ड, और पैसा कितना बच जाए उसके पास, अब 80 रुपये, क्योंकि इसके पास 100 रुपये थे, इसने क्या किए, 20 रुपये से क्या खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, इसके पास क्या आ गया, एक आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक आ गया इसके पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, क्या कितने रुपए का आ गया, 20 रुपये का, पर ये कैश नहीं, क्या है, ये कागज है, और ये कितना बचा इसके पास, 80 रुपये, अमाउंट अवेलेबल फॉर लेंडिंग, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अब आरबीआई कूद पड़े और कहे कि ठीक है हम आए हैं 10 रुपये का बॉन्ड बेचने, चाहिए किसी को, ये बैंक कहे हाँ ले लेंगे, तो बैंक ने क्या कहा, ठीक है हमारे पास 80 रुपये है, उसमें से हम आपको 10 रुपये और दे देते हैं, और आप हमको क्या दे दीजिए, 10 रुपये का एक बॉन्ड दे दीजिए। तो अब 20 रुपये का बॉन्ड पहले से ही था, 10 रुपये का बॉन्ड और आ गया, कितना बॉन्ड हो गया, 30 रुपये का, कैश कितना बचा, 70 रुपये, मतलब लोन कितना दे सकता है बैंक, 70 रुपये, पहले कितना दे सकता था, पैसा कम हो गया ना, टोटल एसेट अभी बैंक के पास 100 ही है, देखो 70 + 30 कितना है, 100 रुपये, यहाँ भी कितना था, 80 + 20 100, टोटल एसेट उतना ही है, लेकिन मनी सप्लाई हाँ
कम हो गई ना, पहले क्या था 80 था देने के लिए, अब कितना हो गया देने के लिए 70। 10 रुपये क्या कर दिए, 10 रुपये सिस्टम से बाहर निकालिए, किसने, RBI। 10 रुपये निकाल के रख लिया अपने पास और एक कागज पकड़ा दिया 10 रुपये का, किसको, अब इस 10 रुपये को तो देगा नहीं बैंक लोन हमें आपको, वो किस पे देगा, इसी पे देगा, पैसा कम हो गया। इसका जस्ट उल्टा भी कर सकता है, आए कहेगा ठीक है हम आपसे बॉन्ड खरीदेंगे, ये लीजिए पैसा, कैश बढ़ा देगा इनका और ये ले लेगा, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस केस में क्या हुआ है, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट अमाउंट अवेलेबल फॉर लेंडिंग ये कम हो गया है, मतलब मनी सप्लाई कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई, डिमांड अब धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि पैसा नहीं बचा, परचेजिंग पावर कम हो गई है, इन्फ्लेशन कम। समझ पा रहे हो? एक चीज़ और देखिए, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन CRR, SLR, रेपो रेट्स एंड OMO। ठीक है, जब मार्केट में मुद्रास्फीति आती है, इन्फ्लेशन आता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है ये रिजर्व रेशियो पे, क्या फ़र्क पड़ता है रेपो रेट पे, और क्या होता है उस समय OMO का हाल, ये देखते हैं। पहले देखते हैं रिजर्व रेशियो का क्या होता है। रिजर्व रेशियो मतलब CRR और SLR। ठीक है, मान लीजिए इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अब RBI क्या करवाएगा, कहेगा रिजर्व रेशियो को बढ़ाओ, ताकि इससे क्या होगा, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पैसा रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे अभी रिजर्व रेशियो कितना है सब मिला के 22.5% है, 18% का SLR और 4.5% का CRR। कल को मान लीजिए महंगाई और बढ़ गई, RBI ने कहा और 4.5 को कर दो 6 और 18 कर दो 20, कितना हो गया 26%। अब कहेंगे 26% पैसा अपना क्या कर दो, रिजर्व कर दो, अब जो बचा उसको दो लोन में। तो इससे क्या होगा, इतना पैसा जब आप रिजर्व कर देंगे तो बैंक का पैसा कम कर देंगे ना लोन देने वाला, तो लोन कम दे पाएगा, पैसा कम जाएगा मार्केट में, PP कम होगा, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। और जब इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाए, मंदी आना शुरू हो जाए, अब क्या बोलेगा RBI कि लोन खूब दो, इसका मतलब रिजर्व रेशियो को कम कर दो। जो रिजर्व रेशियो 22.5% है उसको मिला के ले आओ, मान लो 16% पे, मतलब सिर्फ 16% रिजर्व करो, बाकी सारा पैसा लोन में दे दो, लेंडिंग में दे दो। समझ में आया? ये काम होता है रिजर्व रेशियो में। रेपो रेट्स में क्या होता होगा, बैंक रेट में क्या होता होगा, इसको देखो। अगर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया तो RBI रेपो रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक्स को पैसा मिलता है, किससे, RBI से। तो अब RBI क्या करेगा, रेट को महंगा कर देगा, ताकि जब महंगा मिलेगा तो बैंक हमको आपको भी क्या देगा, महंगे पे देगा। अगर मंडी में आलू महंगा हो गया तो दुकानदार सब्जी वाला भी आपको आलू महंगा देगा ना। तो मंडी यहाँ है RBI और दुकानदार सब्जी वाला कौन है, बैंक। तो अगर मंडी में आलू महंगा हो गया तो सब्जी वाला भी आपको आलू महंगे देगा। तो वही, अगर RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक भी अपना लेंडिंग रेट जो आपको हमें लोन देता है, हाउस लोन, एजुकेशन लोन, बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब अब हम और आप लोन कम ले पाएंगे क्योंकि भाई EMI बढ़ गई, सब लोग तो लोन लेंगे नहीं। मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पैसा लोगों के पास पहुंचना धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि लोग लोन कम लेंगे, परचेजिंग पावर डाउन होगी, डिमांड डाउन होगी, इन्फ्लेशन धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस, कम होना शुरू हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत कम हो गया है तो अब RBI क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ाएगा ताकि लोन सस्ता हो जाए, बैंकों को कम दर पे, लेस इंटरेस्ट पे क्या मिले, पैसा। मतलब जब मंडी में आलू सस्ता हो जाए तो सब्जी वाला भी आपको आलू सस्ता देगा ना। तो अगर RBI सस्ता लोन देगा बैंकों को तो बैंक भी हमको आपको लोन सस्ता देगा, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, लोग लोन लेने जाएंगे क्योंकि पहले लोन बहुत महंगा था, इंटरेस्ट EMI ज़्यादा आ रहा था, लोग हम और आप लोन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, लोन सस्ता होगा, लोग लेने जाएंगे, पैसा हाथ में सबके क्या आएगा, मनी सप्लाई, परचेजिंग पावर, डिमांड बढ़ेगी। इन्फ्लेशन जो बहुत कम हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब वापस बढ़ जाएगा फिर ये कर देंगे काम। क्योंकि आपको याद है कि टारगेट होता है ना 4% मेंटेन करना है और एक रेंज है 2 से 6 के बीच में, +-2,
तब ये जब लिमिट ब्रीच होना शुरू होती है तो आरबीआई अपने काम करना शुरू करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लीजिए क्या होता है फ़र्क। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई क्या करेगा ओएमओ के साथ, उसको देखिए। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाए, इंक्रीज, तो इस केस में क्या होगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स पड़े हैं आरबीआई के पास, आरबीआई आएगा उनको बेचना शुरू करेगा। बॉन्ड को बेचना मतलब बैंक से पैसा लेना और उनको एक हाथ से क्या दे देना, कागज, बॉन्ड। तो आरबीआई के हाथ में क्या आ गया, पैसा, और बैंक के हाथ में क्या आ गया, कागज। मतलब बैंक के पास लैंड करने के लिए पैसा कम बचा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोन कम जाएगा, पीपी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा देखिए, इन्फ्लेशन बहुत कम है, मंदी आ गई मार्केट में, आरबीआई करेगा, पैसा लेकर आएगा, कहेगा लाओ अपने कागज दो हम खरीद लें, कागज ले लेगा, कैश दे देगा, बैंकों के पास कैश बढ़ जाएगा, बैंक लोन और देंगे, सबके पास पैसा जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जो कम हो गया था बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बेटा बहुत कम है, जॉब्स नहीं होंगी ना, क्योंकि जब डिमांड ना होगी तो सामान बनाया नहीं जाएगा, और डिमांड तब होगी जब हाथ में पैसा आएगा। तो जब पैसा हाथ में आए तो लोगों ने डिमांड करना शुरू की, हाँ मुझे सामान चाहिए, अब वो सामान और बनाया जाएगा, और बनाया जाएगा तो और लोग की आवश्यकता होगी, और लोग को हायर किया जाएगा काम करने के लिए, जॉब मिलना शुरू होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सारा काम आरबीआई इस तरह से मैनेज करता है। इसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति आरबीआई की। इस तरह से महंगाई पे काबू करता है, इन्फ्लेशन को टारगेट करता है आरबीआई। समझ पा रहे हो? So this was all about मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आपने इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखा, उसका काम देखा, याद आ रहा है? वो 6 मेंबर्स की टीम थी, 3 लोग आरबीआई तरफ से, 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से। इनका काम एक ही था, क्या डिसाइड करना, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये अकेले कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। कमेटी में सिर्फ आरबीआई नहीं है, गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हैं, उनका काम सिर्फ एक ही है, क्या डिसाइड करना, रेपो रेट। बाकी का रिजर्व रेशियो अकेले आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? ये है मनी एंड बैंकिंग का, थक गए हो गया पढ़ पढ़ के मनी एंड बैंकिंग, लेकिन समझ में तो तुमको आ गया होगा। बेटा मनी एंड बैंकिंग ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन है पूरे इंडियन इकोनॉमी का जो यूपीएससी में आता है। ठीक है ना? इससे पहले जो आपने पढ़ा था बहुत बेस था, लेकिन ये मेन पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, और मेन कॉन्सेप्ट, मेन गहराई, डेप्थ यहीं पर है। आई होप आप लोग अब गहराई और डेप्थ समझ गए होंगे यहाँ पर।